बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। रोक सको तो रोक लो, ये नारा नवाज शरीफ ने 2018 की इलेक्शन कैंपेन के दौरान लगाया था। उसका नतीजा ये निकला कि नवाज शरीफ को इख्तिदार में आने से रोक दिया गया। अब पता नहीं ये नारा लगाने का नतीजा था या इस नारे से पहले ही ये तय हो चुका था कि उन्हें रोक लिया जाएगा। आजकल फिर से ये नारा गूंज रहा है क्योंकि नवाज शरीफ आजकल फिर से रुकने का नाम नहीं ले रहे और अब फिर से ये मुसीबत पड़ी हुई है कि उन्हें कैसे रोका जाए। इस्लामाबाद की सर्द हवाओं में गर्म खबरों का मौसम है और अफवाहों के बाजार गर्म है। खतरात के बादल गहरे होते जा रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ न सिर्फ हुकूमत के लिए मुश्किलात में इजाफा हो रहा है बल्कि रियासती इदारे भी दबाव महसूस कर रहे हैं। अपोजिशन की तहरीक को आलमी इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट होने की क्या सराहियां की जा रही है और असल मसला यह है कि अपोजिशन खुसूसन नवाज शरीफ के बयानात ने मुल्क में हलचल मचा रखी है। उनके सियासी मुखालफीन गुस्से में मुठियां भींच रहे हैं लेकिन अमली तौर पर बेदस्तोपा नजर आते हैं। ताकतवर हल्के इन हालात में किसी भी नए महाज को, खासकर अंदरूनी महाज को खोलने से हत्तल-उम्कान गुरेज कर रहे हैं। हालात के बढ़ते हुए दबाव ने दुश्मन कुव्वतों को भी मुतहरक कर दिया। अपोजिशन के लिए हालात बज़ाहिर साजगार होते जा रहे हैं लेकिन हालात का इदराक सभी को है। इन हालात में अपोजिशन ने अपने कुछ मजीद पत्ते शो कर दिए। मौलाना फजलुर रहमान ने दावा किया है कि वो नवाज शरीफ को एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानबाजी से रोक सकते हैं लेकिन शर्त यह है कि कौम से मदद की जाए या फिर इलेक्शन 2018 में धांधली करने वालों के नाम कौम को बता दिए जाए। और मैं आपसे भी जवाब चाहूँगा, अगर आपके पास जवाब बनता है तो ऐसी नौबत क्यों आ जाती है। हम नवाज शरीफ को काबू करेंगे कि आप ऐसी बात न करें क्योंकि हम इदारों को एहतराम देना चाहते हैं, तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं। लेकिन अगर हमें शिकायत है और शिकायत पैदा हुई है और हमने वो शिकायत छुपाई भी नहीं तो फिर या तो कौम से माजरत करें या फिर हमें वो जिम्मेदार बता दें कि जिसने धांधली की है और एक धांधलीज़दा इंतखाब के नतीजे में लोगों को हम पर उनका साथ छोड़ा। मौलाना फजलुर रहमान सियासत के इमाम कहलाते हैं और लगता यूं है कि उन्होंने बॉल एस्टेब्लिशमेंट की गोद में डाल दी है कि छोटी मोटी कुर्बानी देकर इस नाजुक सूरत हाल को संभाला जा सकता है, इस पॉलिटिकल टर्माइल को, बहरान को टाला जा सकता है और माफी की भी जरूरत नहीं। अपोजिशन बार बार ये कह रही है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने को तैयार है। एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपोजिशन ने अपने मुज़ाकरात और डायलॉग के रास्ते खोल रखे हैं। ये भी इतलात ज़ेर गर्दिश है कि ताकतवर हल्के भी इस मामले को हल करने की ख्वाहिश रखते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से ये पेशकश कि वो नवाज शरीफ को रोक सकते हैं इन हालात में एक अच्छी पेशकश समझी जा सकती है लेकिन अगर दूसरी तरफ नो लिफ्ट का बोर्ड लगा हुआ है तो फिर यह पेशकश बेकार ही जाएगी। और यह पेशकश इन हालात में की गई है जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर फिर से लौट आई है। जब से अपोजिशन ने एहतजाज और जलसों का सिलसिला शुरू किया है दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा होता जा रहा है। कोयटा और उसके बाद पेशावर में बम धमाके हो रहे, लोग मर रहे हैं। अपोजिशन पीडीएम का अगला जलसा पेशावर में करेगी, उससे पहले ही पेशावर खून में नहला दिया गया है और हमला एक मदरसे में किया गया है जहां कम सन बच्चे पढ़ते हैं। इन बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा होगा। पेशावर जहां 4000 से जायद मदरसे, 3000 से जायद मसाजिद है जहां बच्चे दीनी तालीम के लिए रुजू करते हैं। अब बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या दहशतगर्दी के इन वाकयात का मौजूदा सियासी हालात से कोई ताल्लुक है। इससे पहले भी एक आलम दीन की शहादत हुई, उन्हें बड़े बाजार में कत्ल कर दिया गया जिसके बाद फिरका वाराना फसाद का खदशा पैदा हुआ। लेकिन खुदा का शुक्र है हमारे लोग इस मामले को अच्छी तरह समझते हैं कि दुश्मन इस किस्म की साजिशें उन्हें लड़ाने के लिए करते हैं। इस किस्म के धमाके के पीछे मकासद क्या होते हैं ये हमारे लोग बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन अगर किसी को याद हो तो माजी करीब में हासा भी कहा करते थे बल्कि सवाल उठाया करते थे जब भी नवाज शरीफ दबाव में आते हैं तो सरहदी कशीदगी बढ़ जाती है, मुल्क में दहशतगर्दी शुरू हो जाती है। अब एक हफ्ते में 3 ब्लास्ट हो चुके हैं, सरहदों पर भी कशीदगी है। कल ही खान साहब ने बरबला ये ऐलान किया है कि भारत अफगानिस्तान को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। भारत से कोई अच्छी भी नहीं। तो पूछना तो ये बनता है कि अब बुरा वक्त किस पर है। दहशतगर्दी फिर से हो रही है,
सरहदों पर सूरत हाल भी कशीदा है और दहशतगर्दी के वाकयात में मजीद इजाफा भी हो सकता है। इसकी इतलात हुकूमत और उसके वजीर गुज़श्ता कई रोज से दे रहे हैं। शेर रशीद ने कहा था कि दहशतगर्दी भी हो सकती है, क्रैक डाउन भी हो सकता है और भी अहम बातें हो सकती है। तो दहशतगर्दी के वाकयात उस वक्त से हो रहे हैं जब से अपोजिशन ने अपने पर फैलाना शुरू किए। इस वक्त अपोजिशन कामयाब जलसे करी और जलसों में शरीक अवाम की तादाद भी अच्छी खासी है। इन हालात में अपोजिशन को बिल्कुल सूट नहीं करता कि इस तरह की सूरत हाल में कोई गड़बड़ हो, उन्हें जलसे जुलूस मनसूख करना पड़े। तो दहशतगर्दी के वाकयात का ताल्लुक अमन अमान की सूरत हाल से होता है या इसके पीछे किसी को मुआशी नुकसान या जानी माली नुकसान पहुंचाना होता है। एक मदरसे में बम धमाके का मतलब क्या हो सकता है? क्या इसका मतलब मदरसे वालों को डराना है? और बड़ी हद तक मुमकिन है कि इसमें रा, मोसाद या फिर अफगान एजेंसी मुलव्वस हो। ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इन तीनों एजेंसियों का दहशतगर्दी के वाकयात से, खुसूसन पाकिस्तान में बड़ा गहरा ताल्लुक है। तीनों का यह मुश्तरका क्राइम सीन हो सकता है। इस किस्म के वाकयात से लोगों के ज़हनों में इबहाम और शकूक पैदा किए जाते हैं ताकि इसका बराह रास्त इल्जाम या हुकूमत पर जाए या हुकूमत की गवर्नेंस नालायकी पर सवाल उठाया जाए। दोनों सूरतों में दुश्मन के मकासद की तकमील होती है। तो देखा जाए तो हुकूमत पीडीएम में शामिल जमातों पर यह इल्जाम लगाती रही है, बल्कि मुसलसल लगा रही है कि वो दुश्मन मुल्क भारत की जुबान बोल रहे हैं, उन्हें गद्दार करार दिया जा रहा है। लेकिन पीडीएम कामयाब जलसे करे। सवाल ये, अगर भारत की जुबान बोली जा रही है तो धमाके कौन करा रहा है? अगर भारत करा रहा है तो भारत को क्या जरूरत है कि जो अपोजिशन जमातें उनकी जुबान बोल रही है उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी करें? देखा जाए तो हुकूमत पीडीएम में शामिल जमातों पर इल्जाम लगा रही है कि वो दुश्मन मुल्कों की, खुसूसन भारत की जुबान बोल रहे हैं, उन्हें गद्दार करार दिया जा रहा है। अब पीडीएम जल्द से कामयाब कर रही है। अगर जल्द से कामयाब हो रही है तो सवाल यह भी उठेगा कि भारत की जुबान बोलने वालों के जल्द से नाकाम बनाने के लिए क्या भारत को धमाकों की जरूरत है? तो फिर ये धमाके और कौन कर सकता है? सिर्फ भारत हमारा दुश्मन नहीं है, अफगानिस्तान के अंदर भी हमारे दुश्मन है, इसराइल में भी हमारे दुश्मन है, CIA भी ये काम करती रही है। तो एक ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है उन एजेंसियों का जो इस मुल्क में अनरेस्ट चाहती हैं। सारा पेशावर में मासूम बच्चों की हलाकत एक दिल दहला देने वाला वाकया है। सोने पर सुहागा IG सनाउल्लाह अब्बासी जो के प्रोफेशनल स्पाई है, बहुत दबंग और निडर पुलिस अफसर है, उन्होंने इसे छोटा मोटा वाकया करार देकर इसके असरात को जिस तरह जाहिर करने की कोशिश की वो बड़ा तकलीफ दे। किसी ने क्या खूब कहा है, गद्दारी के फतवे लगाने से फुर्सत मिले तो कोई जाकर हुकूमत को यह बताए कि दहशतगर्दी लौट आई है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर करप्शन के इल्जामात और उनके खिलाफ प्रोपेगेंडे को एक तरफ रखे तो हकीकत यह है, जिसका उनके मुखालफिन भी एतराफ करते हैं, कि दहशतगर्दी का खात्मा नवाज शरीफ दौरे हुकूमत का एक बहुत बड़ा कारनामा है। 2013 में हुकूमत संभालने के बाद नवाज शरीफ ने जो सबसे पहला और सबसे बड़ा काम किया वो दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी फोर्सेस के जरिए बड़े बड़े ऑपरेशन करके उन्हें मार भगाना है। आज फिर से वतन लहूलुहान हो रहा है, आज फिर से दहशतगर्दी लौट आई। तो जरूरत इस बात की है हुकूमत, अपोजिशन और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां एक बार फिर मिलकर बैठे और अपने अंदर दुश्मनों को तलाश करें। दुश्मन कहीं बाहर नहीं, ये अंदर है और अंदर से हमें लहूलुहान कर रहा है। और दो बड़ी अहम खबरें यह कि सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल करने के लिए नैब की अपील खारिज कर दी है, जबकि वजीर आजम की पार्लियामेंट हमला केस में बरीयत के लिए अपील पर फैसला महफूज कर लिया गया। जस्टिस बशीर आजम की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने शहबाज शरीफ का नाम ECL से निकालने से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नैब की दरखास्त पर समाअत की। नैब प्रोसिक्यूटर जहाजेब बरवाना ने यह दलाइल दिए कि शहबाज शरीफ मशकूक ट्रांजैक्शन की वजह से करप्शन के मुर्तकब हुए। नैब भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत बाइख्तियार है। कई मुलजमान इंक्वायरी सतह पर फरार हो जाते हैं। शहबाज शरीफ रेफरेंस के 6 मुलजमान मफरूर हैं। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर शहबाज शरीफ का नाम ECL से निकाला गया था, लेकिन अब इस केस में काफी पेशरफ्त हो चुकी है, इसलिए इनका नाम ECL में डाला जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने समाअत के दौरान रिमार्क दिए कि हाई कोर्ट अहकामात के वक्त शहबाज शरीफ पर सफरी पाबंदी गैर जरूरी थी। जस्टिस फाइज ईसा केस में अदालत एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन की तशरीह कर चुकी है, मशकूक ट्रांजैक्शन करप्शन के जुमरे में नहीं आती। नैब ने जस्टिस फाइज ईसा केस का फैसला पढ़ने की जहमत भी नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क दिए
कि शहबाज शरीफ जेल में है तो नाम ईसीएल में डालने से क्या होगा। मालूम है कि एहतसाब अदालत के पास दायरा इख्तियार है, लेकिन नैब ने इंक्वायरी के दौरान ही शहबाज शरीफ का नाम ईसीएल में शामिल कर दिया। ईसीएल से नाम निकालने के बाद क्या शहबाज शरीफ इस मुल्क से भाग गए, फरार हुए? शहबाज शरीफ ऐसे शख्स तो है नहीं जिन्हें कोई जानता ना हो और वो फरार हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने नैब की अपील खारिज करते हुए कहा कि नैब प्रोसिक्यूटर हाई कोर्ट फैसले में सुकम की निशानदही नहीं कर सके, जबकि नैब ने आमदन से जायद असासाजात केस में शहबाज शरीफ का नाम ईसीएल में डाला था। ताहम लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर शहबाज शरीफ का नाम ईसीएल से निकाल दिया गया। तो नैब की जानिब से शहबाज शरीफ का नाम ईसीएल में डालने के लिए लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। और दूसरी आप खबर वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से है। पीटीवी पार्लियामेंट हमला केस में इमरान खान की बरियत की दरख्वास्त पर इसनाद दहशतगर्दी की अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। फैसला अब 29 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। वज़ीर आज़म की जानिब से पीटीवी पार्लियामेंट हमला केस में बरियत की दरख्वास्त इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में दायर की गई थी। इससे कबल इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने वज़ीर आज़म इमरान खान की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला मौखर कर दिया था। अगस्त 2014 में तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान अवामी तहरीक यानी मौलाना तारुक गांधी की जमात ने आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ धरना दिया, लॉन्ग मार्च किया, जिसके दौरान दोनों जमातों के कारकुनान ने पुलिस रुकावटें तोड़कर वज़ीर आज़म हाउस में घुसने की कोशिश की, जिससे पार्लियामेंट हाउस के गेट को नुकसान पहुंचा। मुश्तल कारकुनान और पुलिस के दरमियान तसादम में 3 अफराद जाँ बख्श जबकि 500 से जायद अफराद जख्मी हुए थे। ये केस इमरान खान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में ज़ेर समाअत है और उनकी बरियत की दरख्वास्त पर अब फैसला महफूज कर लिया गया, जो अदालत 29 अक्टूबर को सुनाएगी। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़मी। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कैपिटल टॉक में गुफ्तगू कर रहे हैं। अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो कशीदगी और जो वजह निज़ा है वो क्या है, उस पर बात कर रहे हैं फवाद चौधरी। की और उन्होंने भी की। नवाज शरीफ साहब कहते हैं आइन के अंदर रहना चाहिए। आइन वगैरह नवाज शरीफ साहब का मसला नहीं है, मेरा तो ना ही उन्हें, हाँ आपका मसला है, बाकी लोगों का मसला है। ना ही उन्होंने कभी इसकी परवाह की है। ये तो सिर्फ आइन के उन हिस्सों को जो है वो मानते हैं जो उनको इख्तिदार में रखें, जो उनको जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आइन के तहत, उसको वो कभी भी तस्लीम नहीं करते। आप उनकी जात से निकलें। ठीक है, बिल्कुल बात सही है। दूसरी बात जो आपने कही कि जो उन्होंने तकरीर की है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उसका जवाब आपने भी दे दिया। देखिए मैं फिर आपसे कहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो आपके बारे में सख्त अल्फाज ना इस्तेमाल करें, आपको उनका एहतराम करना होगा। ये आप ना हमसे कहें कि हम तो जो मर्जी कहेंगे। जो गुजरावाला में आपने बात की, मतलब उनकी जो बेगम है जो वो पॉलिटिक्स में नहीं है, उनका कोई एक पर्दादार परहेजगार खातून है, उनके ऊपर आप कमेंट शुरू कर देते हैं। बाद में आप कहते हैं नहीं वो देखें जो उन्होंने बड़ी जाती कर दी। वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो वैसे ही जवाब लेंगे। ये बात यही क्लियर हो जाए कि मियां नवाज शरीफ की चारों स्पीच नहीं उन्होंने अगर किसी जगह पे नवाज शरीफ साहब ने नहीं की, मैं जलसे की बात कर रहा हूँ। ठीक है, नवाज शरीफ साहब ने नहीं की। ये इशारा कर रहे हैं बिलावल साहब की तरफ। पीडीएम के जलसों में ये बातें होती है। देखिए ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान पूरी अपोजिशन को चोर, माफिया और डाकू कहते रहेंगे और जवाब में अगर वो ये तवक्को रखते हैं कि अपोजिशन उनसे इज्जत और एहतराम से पेश आएगी तो ये मुमकिन नहीं। सियासत में एहतराम का रिश्ता खुद कायम करना पड़ता है और ये रिश्ता बदकिस्मती से हुक्मरान जमात ने ख़त्म कर दिया। एक ही लाठी से जब सबको आंकेंगे, गधे घोड़े सब एक बराबर कर देंगे। अब खास साहब के नज़दीक तो पूरी अपोजिशन चोर है, चाहे उसमें कोई 4 चोर हैं और 4 ईमानदार हैं, लेकिन उन्होंने सबको एक ही सफ में खड़ा कर दिया। तो जब आपने गधा घोड़ा सब एक बराबर कर दिया तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि जवाब में इज्जत और एहतराम मिले? कौन सा सियासी मुखालिफ ऐसा है जिसे खान साहब ने चोर और करप्ट कराने दिया? अपोजिशन का कौन सा कोई एक रहनुमा भी बताएं
जो जिसके साथ खान साहब के बड़े अच्छे मरासम हो, जिनको खान साहब इज्जत और एहतराम से मिलते हो या उनसे बात करते हो, खान साहब से तो उनके अपने इत्तेहादी खुश नहीं है और वो समझते हैं कि इन्हें भी वो इज्जत और मुकाम नहीं मिल रहा जिसके वो मुस्तहिक हैं या सजावार हैं। अब नवाज शरीफ तो खान साहब को मुखातब भी नहीं करते और खान साहब जब मुखालफिन की जलसों जुलूसों में बाकायदा नकलें उतारेंगे तो फिर तो प्रॉब्लम होगी। जब इस हद तक नफरत और दावत का माहौल हो कि एक दूसरे की शक्लें देखने की अभी कोई रवादार ना हो, अब ये चूंकि गवर्नमेंट के एंड पे होता है कि उसको ज्यादा हौसलामंदी और सब्र का मुजाहरा करना होता है, लेकिन अगर वापस वहां से या दोनों तरफ से अटैक हो रहा हो तो फिर बड़ा मुश्किल है कि इसकी हिद्दत से दूसरे लोग भी महफूज रहे। ये सियासत चीज ही ऐसी है कि इसमें अगर आप हैं तो फिर आपके साथ और वो लोग जो कि सियासत में इन्वॉल्व नहीं है लेकिन आपकी वजह से वो भी इसकी हीट फील करते हैं। मुमकिन नहीं है कि उससे वो महफूज रह सके। ये अलग बात है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, जो लोग सियासत में उनकी बात होनी चाहिए, लेकिन फिर आपको पता चाचा ताया भांजा घर के लोग ये सब बीच में फिर वो कहते हैं ना कि भजदिया वाण इको जिया। और वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी है उस्मान डार, देखते हैं कि उनका मौजू क्या है। एक हीटेड डिबेट है, देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं उस्मान डार। मैं तो यही कह रहा हूं और आप डार साहब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, एक मिनट, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनको दिन रात जो दिन रात नवाज शरीफ साहब के ख्वाब आते रहते हैं। इतनी मोहब्बत पहले भेजा, जुदाई ली, अब कह रहे जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कह रहे हैं, अब कह रहे हैं मैं प्राइम मिनिस्टर तक से मिलूंगा और नवाज शरीफ को वापस लेके आऊंगा। ऐसा नहीं है, लंबा प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कामरान। जी बताएं एक वजीर आजम ने इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पे जाने दिया इन्हें मुल्क से बाहर, हम शर्मिंदा हैं। सर मैं सैल्यूट मारता हूं आपको डार साहब। वार्ड एक्टिंग करने वाला शख्स जाके बाहर बैठा है और उससे भी बड़ी शर्मिंदगी ये है कि वो हमारे अदारों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, अदारों के सरबराहान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। पूरी कौम देख रही है, कामरान बिलखसूस पीएमएलएन का वर्कर देख रहा है किस तरह एक कागजी शेर की तरह मियां नवाज शरीफ बाहर बैठे हैं। अगर हकीकी लीडर हैं, खुद को नेल्सन मंडेला पेश करते सर, पॉइंट आ गया आपका। इससे पहले कि हम भट्टी साहब के पास जाऊंगा मैं। देखिए, नवाज शरीफ को बाहर भेजने के लिए खान साहब के दिल में अगर इंसानी हमदर्दी जागी गई थी तो अब उनके लोग मिलकर उसे गलती करार दे रहे हैं। यानी पहले तो इंसानी हमदर्दी पर ही सवालिया निशान है कि वो कहीं है भी कि नहीं है, क्योंकि जिन्हें अवाम पर कोई हमदर्दी नहीं, अवाम से कोई हमदर्दी नहीं, यानी इतनी महंगाई के बाद भी अवाम से कोई हमदर्दी नहीं, बिजली गैस के बिलों पर कोई हमदर्दी नहीं, महंगी अद्वियात खरीदने से कासर एड़ियां रगड़ते हुए अफराद से कोई हमदर्दी नहीं। कल मैं एक तस्वीर देख रहा था कि बूढ़े शख्स की तस्वीर थी कि उसने कहा कि खुदा के लिए मुझे अद्वियात खरीदने के लिए अपनी औलाद का मोहताज ना करें। तो इस तरह की चीज़ें जब आप देखते हैं तो फिर वो जो हमदर्दी वाला सवाल, हमदर्दी वाला जो क्लेम है, वो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जा सकता है। तो जिन्हें पूरी कौम से कोई हमदर्दी नजर नहीं आती, उन्हें किसी और से क्या हमदर्दी हो सकती है। अगर खान साहब ने अपनी आवाम के लिए जरा सी भी हमदर्दी दिखाई होती तो आज लोगों ने उन्हें वापस सराखों पे बिठाया होता। तो जहां इंसानी हमदर्दी की जरूरत है वहां पर तो ये नजर नहीं आती। आज भी लोग बेरोजगार हैं, मईशत का बुरा हाल है, लोग जो है वो यानी खुदकुशियां कर रहे हैं, फिर और बड़ी बड़ी चीजें हैं। तो जहां जहां हमदर्दी की जरूरत है, जहां जरूरत है कि लोगों के साथ हमदर्दी की जाए, वहां नजर नहीं आती। तो फिर ये कैसे मान लिया जाए कि सिर्फ नवाज शरीफ केस में या उन्हें बैरून मुल्क भेजने के लिए इंसानी हमदर्दी जाग पड़ी थी, और फिर ये कैसे मान लिया जाए कि ये इंसानी हमदर्दी किसी जरूरत या मजबूरी के तहत या दबाव के तहत नहीं हुई। अब हकीकत तो ये है कि नवाज शरीफ को बाहर भेजकर जान छुड़ाएगी। ये खास को बड़े लोग मशवरा दे रहे थे कि नवाज शरीफ जेल में बहुत भारी है और पूरा सिनेरियो नवाज शरीफ के गिर्द घूम रहा है, हुकूमत भी नवाज शरीफ कर रही है और दूसरी तरफ से भी यही कुछ हो रहा है और कामकाज कोई नहीं हो रहा। ख्याल ये था कि नवाज शरीफ को बाहर भेजेंगे तो शायद हुकूमत कोई काम करने के काबिल हो जाएगी। ये वो लोग जो खान साहब के हमदर्द हैं या जिन पे इल्जाम लगाया जाता है कि वो खान साहब को लेकर आए हैं, ये उनके हवाले से एक थ्योरी थी कि भेजे बाहर यार, जब बाहर जाएंगे तो चले फ्री होके पोजीशन से आप कुछ काम काज कर लेंगे। लेकिन बदकिस्मती से ये हुआ न गया। उस वक्त तो भेजा ये भी गया था, उसकी दूसरी वजह भी थी। वो वजह ये थी कि नवाज शरीफ को अगर कुछ हो जाता तो उनका ख्याल था ये हुकूमत पर मलबा पड़ जाएगा, सबको मालूम है। तो बाहर भेजकर ये कहा गया कि मलबा इन पर नहीं पड़ेगा बल्कि उन पर पड़ेगा
जो उन्हें इलाज के लिए बाहर ले गए। तो ये उकदा और ये राज बहुत पहले खुल चुके हैं कि नवाज शरीफ को बैरून मुल्क क्यों भेजा गया था। अवाम को तो बराए मेहरबानी ये बताए कि इतनी महंगाई है, इस पर कब इंसानी हमदर्दी पैदा होगी और लोगों को रिलीफ देने के लिए दिल में दर्द कब जागेगा। हाँ साहब ने जब पहला जलसा हुआ था अपोजिशन का गुजरावाला में, तो उस वक्त महंगाई पे बड़ी मीटिंगें हुई, बड़े ऐलान हुए कि अगले कुछ चंद रोज में महंगाई खत्म हो रही है। तो आज उन जलसों को भी कई रोज गुजर चुके हैं और महंगाई जू की तू बल्कि पहले से ज्यादा बढ़ती जा रही है। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। आगे बढ़ते हैं और मुजीबुर रहमान शामी नुक्ता नज़र में सियासत के ऊपर अपना नुक्ता नज़र दे रहे हैं। देखते हैं बहुत सीनियर जर्नलिस्ट और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के तजिया निगार हैं मुजीबुर रहमान शामी, क्या फरमाते हैं सियासत के बारे में। जो है इसलिए कहते हैं ना कि अपोजिशन और हुकूमत जमहूरियत की गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर हुकूमत अपोजिशन को तस्लीम ना करे और अपोजिशन हुकूमत को तस्लीम ना करे तो ये जमहूरियत नहीं है, ये चल नहीं सकती। ये हमारे फिलहाल तो यही हो रहा है ना कि अपोजिशन भी दो तीन कदम आगे जा निकली है। जवाब में गवर्नमेंट भी जब उनको टारगेट करती है तो उन्हें एजेंट कहा जाता है, गद्दार कहा जाता है, जो भी कहा जाता है। यानी दोनों इतराफ से जो इस वक्त जुबानों बयान या बयानी की जंग है वो एक्सट्रीम पे है। मैं ये करना चाह रहा हूँ सवाल की आपके सामने, अगर ये एक्सट्रीम पे अगर दोनों एंड चलते रहे तो क्या होगा? आधी कौम जो है, आपको क्या लगता है सर? आधी कौम के लीडर जो है वो आपके इंडिया के एजेंट हो गए। तो वो जो राजा फारूक हैदर ने कहा था मोदी तो बहुत खुश होगा कि मेरे इतने एजेंट पैदा हो गए पाकिस्तान में। कोई शर्म करनी चाहिए, कोई गुफ्तगू सियासत में तनकीद करिए, कोई हदूद क़यूद कीजिए। हमारे अवैस नूरानी साहब हैं, मौलाना नूरानी मियां के बयान दिया, देखिए उन्होंने गुफ्तगू कर दी। उन्होंने कहा जी बलोचिस्तान जो है ना इस पे जुल्म हो रहा है, इसको गुलामों का सलूक हो रहा है। इतने बड़े वालिद मोहतरम बात तो सुन लेना यार। उन्होंने कह दिया कि हम इसको आजाद रियासत बनाएंगे। मतलब यह है कि इसको इस सरजमीन को एक आजादी उसी तरह की मिलेगी पाकिस्तान के दूसरे खित्तों को हासिल है। मतलब ये खुदा न खास्ता ये नहीं था, अब उसके पीछे पड़ गए। तो क्यों दिया उन्होंने ऐसा मुनाफा? नहीं, वो फिक्रा जो है उनका उसको सियासत बदल चुकी, सियासत के अंदाज बदल चुके और सियासत का रवायती तरीक़ेकार भी अब वो नहीं रहा जिसमें हुकूमत और अपोजिशन को गाड़ी के दो पहिए समझा जाता है। मुझे तो ये लगता है कि खान साहब की जमात वन व्हीलिंग की शौकीन है, अगला पहिया उठा के चलती है, दूसरे पहिए की जरूरत ही नहीं है। उसके बगैर ही हुकूमत की गाड़ी फराटे भरती चली जा रही है। अब अगर बदकिस्मती से पूरी दुनिया पर आप नजर दौड़ाएं तो हम ऐसे अहद में रह रहे हैं जहां इक़्तिदार पर बराजमान होने वालों की अक्सरियत वो है जिन्हें लोग अकल से पैदल समझते हैं। अब ट्रंप से लेकर मोदी तक और फ्रांसीसी सदर से लेकर अरब क़यादत तक, दूर दूर तक आपको कोई कदावर सियासी शख्सियत या सियासी लीडर नजर नहीं आता जिसके बारे में कहा जाए कि ये बहुत बड़ा लीडर है। जिस तरह आपने माजी में देखे बड़े बड़े लीडर थे, एक लाइन लगी हुई थी। और अब यूं लगता है कि जिस तरह दुनिया में चीनी मसनूआत ने अपना गलबा कायम कर लिया ना, यानी चाइनीज प्रोडक्ट, लीडरशिप भी उन्हीं मसनूआत की तरह डिस्पोजेबल है। वक्ती तौर पर लश पर शोशा, लेकिन क्वालिटी में जाके देखे तो बिल्कुल गैर मियारी। लीडरशिप के इंतखाबात में अवाम का बड़ा अमल दखल है जिसके पास किसी को जानने और परखने का वक्त नहीं रहा। माज बातों और बड़ी बड़ी बातों की वजह से लोग इंस्पायर हो जाते हैं, दो चार बातें सुनी और कहा बड़ा अच्छा यार, बाद में रोते रहते हैं। तो तैयब अर्दगान, महातीर मोहम्मद या किसी हद तक कुछ पीटर को कह लें, इनके ये दो चार कदावर शख्सियात हैं। इनके अलावा आप जिधर नजर दौड़ाएं वो कहते हैं ना जेड़ा पन्नो ला ले, और पूरी सियासत महज जुबान से निकलने वाले अल्फाज से शुरू होती है और उन्हीं पर हजम होती है। फलां ने फलां बात कह दी, फलां ने ये कह दिया, फलां ने वो कह दिया।
ये जो बयानिए की सियासत शुरू हुई है ना, इसने वो अमली सियासत को, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स को और वो जो अवाम की खिदमत वाली पॉलिटिक्स थी उसका बेड़ा गर्क कर दिया। 27 अक्टूबर 1947, आज से 73 बरस कबल हिंदुस्तान ने तमाम आलमी कवानीन को पामाल करते हुए न सिर्फ कश्मीर पर गासबाना कब्जा किया बल्कि जुल्म और बर्बरियत की एक नई दास्तान रकम की। तो कश्मीर पर भारत के गासबाना कब्जे को आज 73 साल मुकम्मल हो गए। दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम स्या मना रहे हैं। हुर्रियत क़यादत की जानिब से भी हड़ताल की जा रही है। तक़सीम हिंद के वक्त रियासतों को यह इख्तियार दिया गया था कि वो इस्तिस्वाब राय से यानी अपनी मर्जी से अपने मुस्तकबिल का फैसला करें कि वो किसके साथ जाना चाहते हैं। इस इख्तियार के तहत कश्मीरियों की मुकामी क़यादत ने पाकिस्तान के साथ कश्मीर के इल्हाक का फैसला किया। उस वक्त कश्मीर के हुक्मरान महाराजा हरि सिंह ने हिंदू होने की बुनियाद पे दबाव में आकर साजबाज करके हिंदुस्तान के साथ एक जाली मुआहिदा किया जिसकी कानूनी और तारीखी हैसियत साबितशुदा नहीं। उस वक्त के कश्मीरी हुक्मरान महाराजा हरि सिंह ने दबाव में आकर साजबाज करके हिंदुस्तान के साथ एक जाली मुआहिदा किया जिसकी कानूनी और तारीखी हैसियत साबितशुदा नहीं है। इसके अलावा जूनागढ़ की एक रियासत ने पाकिस्तान के साथ अपना इल्हाक किया, लेकिन भारत ने मक्कारी के साथ उस पर भी कब्जा कर लिया जिसका नवाब ऑफ जूनागढ़ आज भी क्लेम करते हैं। तो आरएसएस के गुंडों और पटियाला रेजिमेंट के जरिए बेगुनाह कश्मीरियों के खून से होली खेली गई। भारत उस वक्त से लेकर अब तक 1 लाख से ज्यादा कश्मीरियों का कत्लेआम कर चुका है। कश्मीरियों की आजादी की जद्दोजहद जारी है। इस जद्दोजहद के दौरान 22,920 औरतें बेवा, 1,07,800 से ज्यादा बच्चे यतीम, जबकि 11,219 औरतों की आबरू रेजी की गई है। मोदी के इंडिया के तोसी पसंदाना अज़ाइम पूरे खित्ते के लिए अमन के लिए खतरे की अलामत बन चुके हैं। इंडिया का झगड़ा नेपाल के इलाकों पर इजारादारी के लिए हो या फिर चीन के साथ लद्दाख और गोलान की पहाड़ियों के हवाले से हो, भारत का कोई भी हमसाया भारत के तोसी पसंदाना अज़ाइम के शर से बचा नहीं है। श्रीलंका में ईस्टर के धमाके हों या बांग्लादेश के साथ बॉर्डर तनाज़ा हो, भारत के अज़ाइम खित्ते में हमेशा जारखाना और गासबाना रहे। तो मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय गासबाना कब्जे को 73 वर्ष मुकम्मल हो चुके हैं, जिस पर आज कश्मीरी यौम स्या मना रहे हैं। और हुकूमत के साबिक़ इत्तेहादी का शिकवा ये कि हुकूमत अपने वादे पूरी नहीं कर सकी। वो हुकूमत के साथ चल रहे थे लेकिन उनके मुतालबात नहीं माने गए। अब अख्तर मेंगल ने यह ऐलान किया कि सिर्फ जलसे जुलूसों से काम नहीं चलेगा बल्कि दमादम मस्त कलंदर होगा। तो जाती उम्र में उन्होंने आज मरियम नवाज से मुलाकात की और हुकूमत के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया। क्या जिन्होंने दस्तखत किए हैं आज वो ऐवान सदर में नहीं बैठे हुए? क्या जिन्होंने दस्तखत नहीं किए हैं क्या आज वो स्पीकर की कुर्सी पर नहीं बैठे हुए? जब उन्होंने हमसे अपने वो वायदे पूरे नहीं कर सके, चाहे उनकी कोई भी मजबूरी हो, या तो वो पहले दिन हमें कह देते कि जिस तरह हमारी पीपल्स पार्टी के साथ जब मुज़ाकरात हुए हुकूमत साजी के दौरान तो उन्होंने कहा भाई ये हमारी बस की बात नहीं, ये भी उसी दिन हमें ये कह देते तो शायद नौबत इस हद तक तलखियों तक ना पहुंचती। जो हमारी पीडीएम की जो मीटिंग होगी ना उसका पूरा आपको नक्शा बना के हम दिखाएंगे और बाकायदा वो कहते हैं मीडिया के जरिए जो है ना आपको स्क्रीन पर बताएंगे कि दमादम मस्त कलंदर किस तरह होता है। थैंक यू। हमने नहीं चलने दी, हम तो चल रहे थे उसके साथ भाई, हम तो चल रहे थे ना उसके साथ, वो रेंग रहे थे। तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं होती कि उनको कंधों पे उठाए। हमने चलने की कोशिश की। 2 साल का मरसा नहीं होता। 2 साल में हर वक्त ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हम उनको याद दहानी कराते रहे, मीटिंगों में भी हम उनको याद दहानी कराते रहे, लेकिन उन्होंने जब उन्होंने हमारे मुतालबात नहीं माने, आपने खुद देखा हमें से ये मेरे 2 MNA हैं जी, एक खातून हमारी MNA, हमने कोई वजारत तो उनसे नहीं मांगी थी। बाकी जो भी पार्टियां उनकी सपोर्ट में हैं, चाहे उनकी इत्यादी हैं या किसी के कहने पे गई हैं, वो तो किसी न किसी वजारत या ओहदे के लिए गए। हमने तो कोई ओहदा नहीं मांगा, हमने सिर्फ ये 6 नुकात उनके सामने रखे थे जिनमें सबसे बड़ा मसला उन माओ बहनों की फरियादें थी। जब वो उन पर पूरा नहीं उतरते। आज के लिए इतने, कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों तबसरों तस्वीरों के साथ। प्रोग्राम खिलाफ इफ्तिखार का आदमी को इजाजत दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।